नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी पूरी ईमानदारी से आप कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुपद लेके आए हैं। और तो बहुपद कहते किसे हैं, पहले तो हम लोग परिभाषा समझेंगे बहुपद की। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि की घात एक पूर्ण संख्या हो, बहुपद कहलाता है। बीजीय व्यंजक या चर राशि। तो बच्चों, अगर हम लोग राशियों के बारे में बात करें तो राशियां जो आपकी होती हैं, दो तरीके की राशियां होती हैं, एक अचर राशि और एक चर राशि। अगर हम लोग राशि के बारे में बात करें तो अचर राशि और चर राशि। चर राशियाँ कौन सी होती हैं बच्चों? वे राशियाँ जिनके मान सदैव समान रहते हैं, चर राशियाँ कहलाती हैं। अगर हम लोग बात करें अचर राशि तो वे राशियाँ जिनके मान सदैव बदलते रहते हैं। जैसे चर राशियों का उदाहरण हो जाएगा जैसे 1 2 3 4। अचर राशियों, अगर हम चर राशियों की बात करेंगे, अचर के उदाहरण हो गए। चर राशियों की बात करें तो चर राशियों के उदाहरण हो गए जैसे x, y हो गया, a हो गया, z हो गया, ऐसे कोई भी नंबर। ठीक है, तो चर और अचर राशियाँ आपको समझ में आ गई होगी। अब एक बात यहाँ पे लिखी हुई है, पूर्ण संख्या। तो बच्चों, पूर्ण संख्या हमने आपको बहुपद जब आपने वास्तविक संख्याएं पढ़ी थी वहाँ बताया पूर्ण संख्याएं शून्य सहित गिनती की समस्त संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। है ना, जीरो सहित गिनती की समस्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ये बात भी आपको क्लियर होगी, पूर्ण संख्याएं। अब हम लोग आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा कि 7x + 3, क्या ये बहुपद है? हाँ, ये बहुपद है। x की पावर कितनी है भाई? ये अचर राशि की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। दूसरा मैंने लिखा 3x² + 1, क्या ये बहुपद है? हाँ, बहुपद है। चर राशि की पावर कितनी है? 2 है। क्या 7 ये बहुपद है? तो बच्चों, ये भी बहुपद है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 7 × x की पावर 0 लिख सकते हैं। और किसी की पावर 0 का मान जो होता है वो हमेशा कितना होता है? वो हमेशा 1 होता है। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि a ≠ 0। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो इसका मान हमेशा अपरिभाषित होता है। a अगर 0 आ जाएगा तो ये हमेशा अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, यानी जिसको ज्ञात नहीं किया सकता, है ना, अपरिभाषित। तो ये चीज़ें, तो इस हिसाब से 7 भी परिमेय संख्या होगा क्या? बिल्कुल होगा। 7 × 1 = 7, ये हो गया। क्या ये परिमेय संख्या है? बिल्कुल, ये भी परिमेय संख्या है। मान लो मैंने ऐसे लिखा 2x की पावर, ये परिमेय संख्या है क्या बच्चों? ये परिमेय संख्या नहीं है, सॉरी, ये बहुपद नहीं है। ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है। 1/2x बहुपद है। अचर राशि नहीं, चर राशि की पावर देखी जाती है कितनी है? यहाँ पे 1 मानी जाएगी, यहाँ पे भी 1/2 है। तो ये वाला बहुपद नहीं है। ऐसे ही मैंने लिखा x की पावर 3/2 + 1, क्या ये बहुपद है? ये भी बहुपद नहीं है। सीधा सा मतलब x की घात एक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या से मतलब होता है पूरा नंबर होना चाहिए, बटे वाली या भिन्न वाली संख्या नहीं चलेगी, वो बहुपद नहीं कहलाएगी। अब हम लोग बात करते हैं बहुपद जो है, आप समझ गए होंगे बहुपद किसे कहते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं बहुपद का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण, अगर हम लोग बात करें तो बहुपद को 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य रूप से 2 पार्ट में। एक तो पदों के आधार पर, पदों के आधार पर, और दूसरा घातों के आधार पर। अगर हम लोग बात करें पदों के आधार पर, तो पदों के आधार पर एक तो होता है आपका शून्य पद बहुपद, दूसरा आपका हो गया एक पदीय बहुपद, फिर हो गया द्विपदीय बहुपद, उसके बाद हो गया त्रिपदीय बहुपद,
फिर हो गया 4 पदीय बहुपद। तो बच्चों इस तरीके से ये बहुपद चलते जाएंगे, ठीक है। ये तो हो गया पदों के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। फिर दूसरा होता है हमारा घातों के आधार पर वर्गीकरण। तो घातों के आधार पहला होता है रैखिक बहुपद या एक घात बहुपद, जिसको हम लोग बोलते हैं एक घात बहुपद। कितना? एक घात बहुपद। दूसरा हमारा कौन सा हो गया बच्चों? अगर दूसरे की हम लोग बात करेंगे तो वो हमारा होगा द्विघात बहुपद। इसको हम लोग रैखिक बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद। ऐसे फिर हमारा होता है द्विघात बहुपद। फिर होता है त्रिघात बहुपद। फिर होता है ऐसे ही चार घात बहुपद। नो बच्चों, इनको उदाहरण से समझेंगे। इतने आधार पर इनको बांटा जाता है। तो ऐसे ही घात के आधार पर और पदों के आधार पर। अगर मान लो मैंने एक बहुपद लिखा 7x + 2। बच्चे इसे अगर घात के आधार पे देखा जाए तो घात जो है चर राशि की अधिकतम कितनी है? 1 है। तो घात के आधार पे तो ये एक पद बहुपद हो गया, और पदों के आधार पर ये द्विपदीय बहुपद हो गया। कितने पदीय हो गया? 2 पदीय। एक पदीय हो गया, एक पदीय हो गया। पदों में क्या करना होता है? आप पद गिन लीजिए या प्लस और माइनस के चिन्ह गिन लीजिए। जितने प्लस और माइनस के चिन्ह होंगे उससे एक अधिक आपका बहुपद होगा। गुणा और भाग का चिन्ह काउंट नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि समान पद 2 भागों में नहीं बिठाना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक घात का जैसे मान लो x² और +x² और +3x ऐसे लिखा हो और पूछे बताओ कितने बहुपद हैं इसमें, कितने पद हैं इसमें। तो बच्चों ये दोनों जो हैं ये समान घात वाले हैं। ये 2x² हो जाएगा +3x। तो इस हिसाब से इसमें ये द्विघात बहुपद होगा और 2 पदीय होगा। कितने पदीय होगा? 2 पदीय होगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एक घात बहुपद की अगर हम आदर्श इक्वेशन जो बताएं, एक घात बहुपद जो होता है इसकी आदर्श इक्वेशन बताएं। अगर हम आदर्श बहुपद जो हमारा होता है, आदर्श बहुपद की अगर हम बात करें, जो हमारी आइडियल इक्वेशन होती है, तो इसका होता है ax + b। इसका कितना होता है बच्चा? इसका होता है ax² + bx + c। इसका होता है ax³ + bx² + cx + d। इसका होता है ax⁴ + bx³ + cx² + dx + e। तो अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो x और कितना आ जाएगा? -b/a। इसका केवल एक ही हल होता है और वो बच्चों क्या होता है? अच्छा, बहुपद में घात का मतलब क्या होता है? घात का मतलब ये होता है कि जितनी चर राशि की घात होगी उसमें उस चर राशि के उतने ही मान संभव हैं। जिसमें जिस चर राशि की जितनी अधिकतम पावर होगी, जिस बीजीय व्यंजक में, जिस बहुपद में उसकी जो अधिकतम घात होगी चर राशि संख्या की, वही उसके उतने ही उसके मान होंगे। इनको कई जगह बहुपद को मान भी बोला जाता है, वैल्यू बोलते हैं इसको। मान हो गया या शून्यक हो गया या हल हो गया, इन सब का एक ही बात होती है। या मूल बोल दे, क्या बोल दे? मूल बोल दे। ये चारों चीज़ें एक ही होती हैं, मान, मूल, शून्यक, हल। इन सब का मतलब यही होता है कि जितने इसके मान निकलेंगे। तो अगर एक घात बहुपद की बात करें तो उसका सिर्फ एक हल होगा, एक शून्यक होगा, एक मूल होगा, एक, इन सब की वैल्यू इक्वल होती है। सब आपस में बराबर है, चाहे मान कह लो, चाहे मूल कह लो, चाहे हल कह लो, चाहे शून्यक कह लो। यहाँ तक क्लियर है। इसकी अगर हम लोग बात करें तो इसमें देखो बच्चों, इसके 2 मूल होते हैं। कितने होते हैं? 2 मूल, जिन्हें हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं। और अगर हम यहाँ से इसको हल करेंगे तो अल्फा + बीटा जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा -b/a। यानी कि इसको ऐसे बोलते हैं -x का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ए है और एक्स का गुणांक बी है, तो माइनस का बी बटे ये अल्फा प्लस बीटा का मान होता है। ऐसे अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि हमारा होता है सी बटे ए। ये हो गया, क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को समझ में। अगर इसके आपको मूल दिए हों, हल दिए हों, शून्यक दिए हों, बहुपद दिए हों, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन बनेगा कैसे, तो बच्चों हम वो भी निकाल लेते हैं। इसके लिए एक सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योगफल, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन। मूलों का गुणन, या इसको हम लोग अगर ऐसे भी करोगे एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। त्रिघात द्विघात बहुपद तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं लगेलाग त्रिघात बहुपद की, जो आपके सिलेबस में है। तो त्रिघात बहुपद के आपने ये नोट कर लिए होंगे, अगर नोट ना भी किए हो तो वीडियो को पुश कर लें और नोट कर लें। अगर हम लोग त्रिघात बहुपद की बात करें तो उसमें के मूल क्या होते हैं, अल्फा कामा बीटा कामा गामा। ये त्रिघात बहुपद के 3 मूल होते हैं। 3 घात का मतलब इसके 3 हल होंगे, 3 शून्यक होंगे, 3 मूल होंगे। क्लियर, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। 3 मूल होंगे तो सबसे पहले क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस का एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक, जो कि हमारा कैसे होगा, माइनस का v बटे ए होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम लोग बात करें तो अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा और प्लस गामा अल्फा। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये बच्चों हमारा हो जाता है एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। ठीक, तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो एक्स का गुणांक यहाँ बच्चा क्या है, तो ये होता है सी बटे डी। ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तीसरा जो हमारा होता है अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा। तो ये बच्चों जो होता है ये होता है अचर पद बटे एक्स क्यू का गुणांक। तो ये हमारा कितना होता है, ये हमारा होता है डी बटे ए। बच्चों ये माइनस का डी बटे, यहाँ पे माइनस हो जाता है तो ये माइनस का डी बटे होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा डी बन गया था, हो सकता है बाई चांस मिस्टेक से, तो उसको आप चेक कर लें एक तरीके से। क्लियर है, यहाँ आपको दिया गया है समीकरण के मूल दिए गए हैं अल्फा कामा बीटा कामा गामा, और आपसे पूछा गया समीकरण क्या होगा, तो समीकरण आपका क्या होगा, एक्स क्यू माइनस का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस का अल्फा बीटा गामा।
ये आपके इक्वेशन का हो। तो बच्चों अब जो हम शुरू करने जा रहे हैं, अब जो है यहाँ तक थ्योरी आपकी क्लियर हो गई होगी। हम लोगों ने पहले चर राशि या चर राशियों के बारे में जाना, फिर हमने घात पूर्ण संख्या के बारे में जाना, फिर बहुपदों के बारे में जाना, बहुपद किसे कहते हैं, फिर बहुपद के प्रकार जाने, फिर बहुपद के मूल क्या होते हैं, मूल से समीकरण कैसे याद करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो बहुपद के विभाजन का एल्गोरिथम। विभाजन का मतलब होता है बच्चों भाग देना। तो अगर हम लोग साधारण भाग की बात करें, जो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 3 का भाग आपको 16 में देना था। 3 का भाग देंगे, 3 बचे 15, कितना बचा, 1 बचा शेष। तो बच्चों आप सब लोग जानते होंगे, इसको हम बोल देते हैं क्या, ये हमारा हो जाता है शेष, और ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है भाग फल, और ये हमारा क्या होता है, ये होता है भाजक, और ये हमारा होता है भाज्य। ठीक, और इसके बीच में एक इक्वेशन भी प्रचलित है, इसको आप सब लोग जानते होंगे, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य। यहाँ तक बात आपके समझ में आ गई होगी। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, कोई बहुपद ले लेते हैं एक, और उसको भाग हम लोग देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने कोई एक बहुपद, तो बच्चों ये मैंने एक इक्वेशन लिखी, x³ + x² + 2x + 1। इसको जो है हम लोग भाग विधि से हल करके देखते हैं कैसे। ये हमारा जो होता है, इसमें ये क्या है, या ऐसे दे देगा, px को qx से में भाग दीजिए, px का qx में भाग दो। तो बच्चों ये आपका px हो गया, ये qx हो गया। हमें क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पे जो हमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों को ध्यान के लिए, वो क्या है, वो हमें इस वाले पद की और इस वाले पद की घात समान करनी पड़ती है हमेशा। जब भी आप भाग देंगे तो इस पद की और इस पद की घातें आपको समान करनी है, और वो भी गुणा या भाग करके। किससे, ये तो गुणा करना पड़े या भाग करना पड़े, सीधी सी बात, गुणा करके ही करना है। तो अब देखिए, गुणा करके इसकी घातें आपस में समान करनी होती है। तो बच्चों यहाँ पे घात कितनी है, 1 है, यहाँ पे घात कितनी है, 3 है। तो क्या करना है, घात बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 2 घात कम है, तो 2 घात से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं गुणा में घातें क्या होता है, गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो बच्चों इसका गुणा पहले अगर हम इसमें करेंगे तो ये x + 1 लिखा हुआ है, x में गुणा किया तो x² का, तो ये x³ + x², कितना हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे मैं वही लिख दे रहा हूँ, x³ + x²। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग साधारण भाग में जैसे घटाते थे, वैसे ही घटाना है, बस यहाँ लिख देना है घटाने पर, और चिन्ह चेंज कर लेना है। ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया। ठीक, तो ये प्लस और माइनस आपस में क्रॉस हो जाएंगे। 4x² में से 1x² गया, 3x² बच गया, और यहाँ से 2x हमने उतारा ले लिया। अब बच्चों इसकी शक्ल देखो आप कैसी लग रही है, इसमें और इसमें मिलाना है। हमेशा पहला वाला पद हमें काट ही देना है, और वो आसमान चिन्हों के तभी कटेगा। तो देखो प्लस का चिन्ह है, मतलब सिंबल प्लस का ही होना चाहिए। ठीक, यहाँ इसका जो चिन्ह होता है सेम चिन्ह से आपको गुणा करना पड़ेगा। अब बच्चों देखो x की घात 1 है, यहाँ 2 है, और ये 3 यहाँ नहीं है, तो 3x से गुणा किया तो ये हो गया 3x², और अब इसमें किया है तो इसमें भी करना पड़ेगा, प्लस का 3 एकन 3x। तो बच्चों ये माइनस कर देंगे, घटाने पर ये लिखना आप मत भूलें, तो बड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, आदत डाल लें आप घटाने पर। तो बच्चों अगर घटाने पर ये आ गया तो ये तो प्लस था पहले, ये माइनस हो गया, ये भी माइनस, ये कट जाएगा। अब 3x, 2x में से 3x गया तो माइनस का x बचा, और उतारा आ गया प्लस का 1। अब बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, माइनस का x और 1 शक्ल मिलाई मिल रही है, दोनों की शक्ल सेम है, लेकिन समस्या कहाँ आ रही है बच्चों, लेकिन समस्या यहाँ आ रही है कि यहाँ माइनस का चिन्ह है यहाँ प्लस का। तो इस बार क्या कर देना है, -1 से ही गुणा कर देना है। कोई शक्ल तो बिगाड़नी थी नहीं, -1 से गुणा कर दिया तो ये माइनस का x आ गया और ये माइनस का 1 आ गया। अब क्या करना है, ये हमेशा ही लिखना है आपको घटाने पर।
तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और ये प्लस और प्लस 2 शेष आ गया इसमें। ठीक, ये आ गया, यानी कि इसका जो भागफल है वो ये है, भाजक है वो ये है, और भाज्य है वो ये है। आप अगर इसको चेक भी करना चाहें तो इसका गुणा और इसका गुणा और +2 जोड़ दोगे, आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। 2.1 है, और इसमें ये कुछ 5-6 सवाल दिए गए हैं जिनमें ये पूछा गया है कि नीचे दिए गए ग्राफ में आकृति की प्रत्येक स्थिति में x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। प्रत्येक स्थिति में x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, तो ये बताइए, ये आप समझ ही रहे होंगे सब में, ये x कंडीशन है, ये y है, ये y है, ये y हो गई, ये x हो गई, ये भी x हो गई, ये भी y हो गई, x x x x x x y y y ऐसे हो गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत क्या नहीं? तो आगे हम लोग बात करते हैं। ये कंडीशन दी गई है, अब इसमें पूछा गया कि x के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी। तो बच्चों शून्यकों की संख्या उतनी ही होगी जितना कि वह समीकरण जितनी बार x को काटेगा शून्यकों की संख्या भी उतनी ही होगी। तो अगर हम लोग बात करें तो ये वाला देखिए, पहला वाला x को कितनी जगह काट रहा है, आपको कहीं काटता हुआ दिख रहा है? x पे एक भी जगह काटता हुआ दिख रहा नहीं दिख रहा है। तो बच्चों इसमें x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। x का शून्य कितना होगा? 0 होगा। बच्चों इसमें अगर देखेंगे तो x पे कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, तो y पे काट रहा है। x पे सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो शून्य कितने होंगे? इसके शून्य कितने होंगे? इसके शून्य केवल और केवल 1 होगा। इस पे बच्चों गिनेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, जहाँ जहाँ x अगर x के शून्य पूछे गए हैं तो 1 2 और 3 होंगे। यदि y के शून्य पूछे जाते तो यहाँ पे 1 होता, और यहाँ पे भी 1 होता, और यहाँ पे भी 1 होता। लेकिन x के पूछे गए तो सिर्फ x के निकालेंगे, तो इसमें x के शून्य कितने होंगे? वो बच्चों होंगे 3। इसकी बात करें सॉरी, तो x के कितने शून्य होंगे? 2 शून्य होंगे बच्चों। इसकी बात करें तो x के शून्य कितने होंगे? 4 शून्य होंगे। कितने होंगे बच्चों? 4। इसके अलावा कोई बन रहा है क्या? इसकी अगर बात करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पे बच्चों ये सिंगल एक शून्य हो जाएगा, तो कितने शून्य हो जाएंगे? तो इसके शून्य भी 4 होंगे। तो बच्चों ये आपकी पहली प्रश्नावली समाप्त हो गई है। तो बच्चों आपकी प्रश्नावली आ गई 2.2, द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा सत्यता की जाँच करें। तो बच्चों हम लोग पहला सवाल लेते हैं, ये वाला है। शून्य ज्ञात करने के लिए क्या तरीका है? x² - 2x - 8 लिखेंगे इधर, हल। अब बच्चों क्या करना होता है? x² का गुणांक और ये अचर पद, इन दोनों का गुणा करके या गुणनखंड करके हमें जोड़ने या घटाने के बाद इस नंबर को पाना होता है। ठीक, तो बच्चों यहाँ पे 1 और 8 के गुणा कितने हो जाएंगे? 8 हो गया, और 8 के अगर हम गुणनखंड करेंगे तो वो क्या क्या हो जाएंगे? 2 गुणे 2 गुणे 2, यही हो जाएंगे। तो 2 दूना 4, और 4 में से 2 गया 2, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, x² माइनस का 4x प्लस का 2x और -8। अब बच्चों देखो बात वही लिखी है, ये 4x था, इसमें से अगर 2x माइनस कर देंगे तो माइनस का 2x ही बचेगा, लेकिन इसको हमने अपने हिसाब से तोड़ लिया। अब हमें क्या हो गया? हमारे 2 के पेयर बन जाएंगे, इधर कुछ अलग कौन मिल जाएगा, इधर कुछ अलग कौन। बस कोशिश यही करनी है कि एक बार जोड़ने या घटाने से हमेशा ये मिडिल का नंबर प्राप्त हो जाना चाहिए। इसका गुणा करके उसका गुणांक और इसका गुणा करके या गुणनखंड करके हमें ये बीच का नंबर प्राप्त होना चाहिए। अब क्या करना है? इनमें कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो क्या बचा? x - 4 मिला। इधर हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा? x - 4 बचा। बच्चों यहाँ से जो निकल के आएगा वो x - 4 हमारा कॉमन मिल जाएगा सारे में से, तो अंदर क्या बचा बच्चों? x + 2 बचा। x - 4 = 0, x = क्या आ जाएगा? 4। पहला हल जो है, पहला शून्यक है वो 4 आ गया। अगर दूसरे की बात करें तो दूसरा शून्यक बच्चों कितना आएगा?
एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक्स इज इक्वल टू -2। बात आपको समझ में आ गई होगी। ये शून्यक आ गए, लेकिन उसने बोला क्या है कि सत्यता की जांच भी करनी है। तो बच्चों जांच करने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं? दो तरीके हैं कि इसके शून्यक हैं भी या नहीं हैं। एक तरीका तो बच्चों ये होता है शून्यक जांच करने का कि इसका हल है या नहीं है, शून्यक हैं या नहीं है। आप ये मान इसमें रखने पर अगर ये समीकरण 0 हो जाए, क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो सत्यता की जांच हो जाएगी। या दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि एक समीकरण आपको, आप चाहें तो मान रख के ही हल कर लीजिए। या दूसरा एक समीकरण बताया था मैंने आपको, क्या समीकरण बताया था कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा और प्लस इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ऐसा कुछ बताया था क्या आपको? बिल्कुल बताया था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा। तो बच्चों यहाँ पे x² मूल के आ गए हमारे 4 और -2, माइनस का 4 प्लस की जगह -2, भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और x और माइनस प्लस 4 गुणे -2, तो ये तो बच्चों x² हो जाएगा। ये 4 में से 2 गया तो माइनस का 2x बचा, और इधर प्लस का प्लस माइनस का 8 बचा। बच्चों ये आ गया इसका, ठीक है। या एक दूसरा तरीका जो इसका है, आप ये समीकरण ऐसे लीजिए, x² माइनस का 2x और माइनस का 8। तो बच्चों यहाँ से x बराबर आपको क्या रखना है? x बराबर आप पहले 4 पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ 4 हल कर दीजिए। तो देखो 8 यानी कि 4 का वर्ग माइनस 2 गुणे 4 और माइनस 8, ये 4 से कुछ 16 हो जाएगा। ये माइनस के 8 और माइनस के 8, तो 16 माइनस 16, ये कटने के बाद 0 हो जाएगा। पहला हल हमारा प्रूव हो गया, ठीक है, पहला शून्यक है। अगर हम दूसरा रख के देखें तो x² माइनस का 2x और माइनस का 8 हो जाएगा। तो बच्चों x बराबर हमें रखना है -2, क्या रखना है? -2। तो ये भी क्या हो जाएगा? -2 का वर्ग माइनस क्या हो जाएगा बच्चों इसका? -2 इंटू -2 और -8, ये हो जाएगा प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस प्लस का 4 और ये माइनस का 8। तो बच्चों 8 में से 8 गया, 0 आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है और आप चाहते हैं कि आपके नंबर जो हैं वो कक्षा 10 में 90% से अधिक आएँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सारी मैथ आपको यूं ही पढ़ाई जाएगी, आपकी समाप्त कराई जाएगी। तो बच्चों हम लोग दूसरा सवाल देख लेते हैं। देखो ये नंबर 2 की तरफ अगर हम लोग आ जाएँ तो नंबर 2 आपका सेम ऐसा ही कैटेगरी का सवाल है, इसको आप लोग कर लेंगे। ये वाला भी सेम ऐसे ही कैटेगरी का सवाल है, बस हमें इसका और इसका गुणा करना होगा, इसका और इसका गुणा करके हमें 3 लाना है। तो बच्चों देखो 7 छंगा 42, इसको इक्वेशन को देखोगे तो ये सही क्रम से नहीं लिखा है। मैंने बोला था आइडियल इक्वेशन होनी चाहिए, तो आइडियल इक्वेशन क्या हो जाएगी? 6x² माइनस का 7x, कितना? माइनस का 7x और माइनस का 3, इस क्रम से इसको लिखा जाएगा। अगर गलत लिखा है तो इसको सीधे क्रम से लिखेंगे। अब इनका गुणा करोगे तो 6 × 18 हो जाएगा, और 18 को घटा के हम लोग कर सकते हैं। आप लोग इसके आंसर सत्यता की जाँच आप कर लेना, मैं ये कर दे रहा हूँ। 7x² माइनस 7x और -3। तो बच्चों इन दोनों को गुणा करोगे 18 हो जाएगा, और 18 की जब हम लोग खंड करेंगे तो 2 × 3 × 3, तो ये हो जाएगा 3 का 9, 9 में से 2 गया 7, तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया? 3x कॉमन ले लिया, तो कितना बचा? 2x माइनस 3 बचा बच्चों, ठीक है। इधर मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया। जब कुछ कॉमन ना दिखे, ऐसा ही नंबर है कुछ भी इनमें कॉमन नहीं है, तो वहाँ पे क्या कॉमन मिल जाता है? जहाँ कुछ भी ना मिले वहाँ पे 1 तो मिल ही जाएगा। एक ही दे दे अल्लाह के नाम पे, तो 1 मिल गया। तो बच्चों ये आपका कितना आ गया? 2x माइनस 3। तो बच्चों ये हो गया 3x, सॉरी पूरे में कॉमन क्या मिल जाएगा? 2x माइनस 3 आपको कॉमन मिल जाएगा बच्चा, तो इधर बचेगा 3x प्लस 1। तो बच्चों इसके जब यहाँ से निकलेगा खंड तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 निकलेगा, तो 2x इक्वल टू 3 निकलेगा, तो x इक्वल टू 3/2 निकलेगा,
ठीक। हम लोग सेकंड की बात करेंगे तो 3x + 1 निकलेगा इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू -1 आएगा, तो x इक्वल टू -1/3 आएगा। तो बच्चों आपके ये दोनों मान आ गए हैं, आप इनको शून्य कर लेंगे और इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। समझ गया ना? अगर इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। बहुपद का जो है रोल वो 10 से 15 नंबर तक का रहता है और आपकी कुंडली पलट देगा ये बहुपद। तो इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो बच्चों, शून्य के बहुपद की जांच आप कर लेंगे। अगला वाला मैं एक चौथे या पाँचवें में से एक आपको बताए दे रहा हूँ, और अगर मैं एक हिंट करूँ आपको तो ये वाला बच्चों क्या है, इसमें सिर्फ 4u आप कॉमन ले लो सारे में, तो u - 2 ही बचेगा। देखो कितना आसान है, 4u² माइनस का 8u, ये 4 ऐसे बना देता हूँ वरना आपको 4 का स्क्वायर ऐसे। तो बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है, 4u पूरा कॉमन मिल रहा है हमें। और अगर 4u हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ सिर्फ u बचा और यहाँ -2 बचा। तो बच्चों एक तो फैक्टर आ जाएगा 4u = 0, तो u = भी 0 आ जाएगा। 0/4 = 0 होता है और u - 2 = 0, तो u = 2। तो बच्चों u = 2 अगर रखोगे यहाँ पे तो भी इसका मान आ जाएगा, और u = 0 रखोगे तो भी इसका मान आ जाएगा। ये आपका हो गया। पाँचवा मैं देख लेता हूँ, t - 15, t² - 15। तो बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आप ऐसे कर लो, t² - 15 का √2। अब बच्चों ये आपका एक समीकरण, एक हमारा सूत्र होता है a² - b², ये होता है a + b और a - b। तो बच्चों यहाँ से ऐसे ही इसको तोड़ लेंगे, ये a की जगह पे हो गया, ये b की जगह पे हो गया, तो a की जगह पे t रख लें, t + √15 और एक बार t - √15। तो बच्चों यहाँ से t बराबर माइनस का √15 आ जाएगा और t बराबर प्लस का √15 आ जाएगा। ये हो गए बच्चों। बाकी जो बचे हुए सवाल आप लोग कर लेंगे। ये आपका पहला सवाल आ गया, px को gx से, px में gx से भाग करना है, px को gx से भाग करना है। तो px क्या लिखा हुआ है बच्चों, px है x³ माइनस का 3x प्लस का 3x² है, सॉरी, माइनस का 3x² प्लस का 5x और माइनस का 3। और बच्चों इसको भाग किससे देना है, इसको भाग देना है x² - 2 से भाग देना है। क्लियर है बच्चों? भाग देने पे करना क्या है, हमेशा हमको पहला पद टारगेट करना है, हर हाल में इसको उड़ा देना है, इसको नहीं छोड़ना है। ये वाला पद जो है इसको हमें टारगेट करना है। और काटना किस पे है, जैसे भाग में घटाने पे काटना। देखो इन दोनों की शक्ल की तुलना करें तो हमें लग रहा है कि x की घात 1 कम है तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात से गुणा करेंगे और एक घात से गुणा इसमें करेंगे, तो x का गुणा पहले इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3। अब फिर इसके बाद इसमें भी करेंगे। भाई अगर मेहमान आते हैं घर में और पहले 2 लोग आए, एक साथ में ड्राइवर भी है, तो दोनों लोगों को बराबर दक्षिणा दी जाती है। आपके घर में आपके मान्य पक्ष के लोग आए और आपने, ये आपके रिश्तेदार हैं और ये साथ में ड्राइवर हैं, तो दोनों को बराबर मान सम्मान देना पड़ता है। तो हमें काम तो सिर्फ हमारा इनसे था, इनकी घात में एक बढ़ानी थी, लेकिन अब साथ में ये भी है तो हमने कहा आप भी आ जाओ, इनको भी एक घात दे दी। तो इनका कितना हो गया, माइनस का 2x हो गया। चिन्ह घटाने पर ये हटा देंगे। अब ऐसे ही इसको समझाने के लिए सबको क्या था, आप ये सब मत करने की कोशिश करना, घटाने पर ये आप लिखते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। माइनस और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा, इधर माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब देखो बच्चों ये कट गया, अब क्या करना है, क्या ये इसमें घट जाएगा। फिर देखो इनकी शक्ल, ये हमेशा समान घात वाले घटते हैं, तो इनकी शक्ल तो मिल ही नहीं रही है, तो इसको नीचे उतार लो, माइनस का 3x², और ये इसमें से घट जाएगा, और घटेगा नहीं बल्कि जुड़ जाएगा, 7x हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही भाई? प्लस का 2x प्लस का 5x प्लस का 7x हो गया। अब फिर देखो ये शक्ल मिला लो, इन दोनों के आपस में मिल रही है क्या, मिल तो रही है शक्ल, बस कितने की कमी है, जितने की कमी हो उतने का गुणा कर दो। एक तो -3 की कमी है और एक 3 की कमी है।
किसकी कमी है? माइनस और 3 की कमी है। हमें टारगेट क्या करना था बच्चों? हमें ये टारगेट करना था, और इसमें भी हमें कम क्या लग रहा था? इसमें देखो ये तो में ये 3 माइनस का चिन्ह कम लग रहा था, और ये 3 कम लग रहा था। कर लेते हैं। इसका जब गुणा करेंगे -3 से, तो ये तो माइनस का 3x² हो जाएगा, और ये -3 दूना 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? प्लस हो जाएगा। फिर से वही स्टेप कि घटाने पर, अब ये देखो आपस में बराबर हो गया क्या? प्लस का, इनको हम लोग इधर लिख लेते हैं, प्लस का 6। अब देखिए घटाने पर आप जब से ही लिखोगे तो चिन्ह फिर बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आपका क्लास हो गया। यहाँ से प्लस का 7x नीचे आ गया, क्योंकि इनकी शक्ल नहीं मिल रही थी, इसकी शक्ल इससे मिल रही थी भाई। वैसे तो है नहीं कि गधों और घोड़ों को एक साथ बैठा देंगे, हैं? गधों को गधों की जगह और घोड़ों को घोड़ों की जगह, तो भले ही बैठा दें इसके नीचे, लेकिन ऐसा नहीं है कि शामिल कर देंगे। तो ये हो गया। अब क्या करना है बच्चों? ये घट जाएगा, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, शक्ल एक जैसी हो गई है, तो माइनस के 9 हो गए। अब क्या करना है बच्चों? भाग जा रहा है क्या? भाग नहीं जाएगा, तो जो आपका फाइनल बच गया बच्चों, ये क्या कहलाएगा? यही आपका कहलाता है शेष। और ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका? ये हो जाएगा भागफल। और ये जो है बच्चों, ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाता है भाजक। ये हो जाता है भाज्य। अगर हम इनका वापस गुणा करेंगे तो हम वही संख्या पाएंगे जो हमें दी गई थी। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आज की क्लास भी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और यदि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी आप लोगों को, तो आप लोग उनके लिए हमें मैसेज कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपके नंबर बहुत अच्छे आए, और वे बच्चे जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं या जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, उन तक आप हमारी क्लास को पहुंचा दें। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं ये समझूंगा कि आपने हमें गुरु दक्षिणा दे दी। तो बच्चों, जो भी बच्चे बहुत कमज़ोर और पिछड़े हुए हैं, जो शिक्षा कोचिंग के माध्यम से नहीं दे सकते हैं, और कोचिंग की ज़रूरत भी नहीं है आपको, तो आप एकदम फ्री यूट्यूब पे सारी क्लासेज, आपको हर विषय की प्रॉपर तैयारी कराई जाएगी। अगर आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे तो मैं इस बात का दावा करता हूँ, लिख के दे सकता हूँ आपको, कि आपके 90% से ऊपर नंबर आएंगे बच्चों। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए। इनको लगा डाला लाइव, झिंगा डाला।